कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राजा के गुणों को बताते हुए लिखा है कि राजा की खुशी प्रजा की खुशी में निहित है और उनके कल्याण में राजा अपना कल्याण समझता है। जिससे उसे खुद को खुशी मिलती है उसे वो अच्छा नहीं समझता, बल्कि जिस किसी भी बात से प्रजा को खुशी मिलती है वो उसे उत्तम समझता है। कुल जमा कहने का अर्थ यह है कि शासन अगर अच्छा हो, सुशासन हो, तो राजा को खुशी मिलनी चाहिए, क्योंकि गुड गवर्नेंस में जनता की खुशी निहित है। नमस्कार, ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो आप सुन रहे हैं। आज बात करेंगे सुशासन की। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। सुशासन की जो अवधारणा है वो 1990 के दशक में ज्यादा जोर पकड़ती है, जब विश्व बैंक दो रिपोर्टों को प्रकाशित करता है। पहली, सब सहारन अफ्रीका फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल ग्रोथ, और दूसरी, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। ये दो रिपोर्ट हैं जहां पर सुशासन के कई पहलुओं पर चर्चा की जाती है। हालांकि ये कोई नई अवधारणा नहीं है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मैंने आपको कुछ बातें गिनवाई। उसके अलावा महात्मा गांधी ने भी सुराज की अवधारणा को सबके सामने रखा। तो आइए जानते हैं कि आखिर सुराज होता क्या है, यानी सुशासन होता क्या है, गुड गवर्नेंस जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, वो क्या है। तो सुशासन का मतलब एक ऐसे माहौल की उपलब्धता है जिसमें सभी नागरिक, चाहे वो किसी भी श्रेणी, किसी भी जाति, किसी भी लिंग के हों, वो अपनी पूरी क्षमता का विकास कर सकें। इसके अलावा सुशासन का जो उद्देश्य है वो नागरिकों को प्रभावी और बराबरी की सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना भी है। अगर आप सुशासन की विशेषताओं की बात करेंगे, जिसे हम अंग्रेजी में फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस कहते हैं, तो उसमें 8 बातें आती हैं। सबसे पहली है भागीदारी। भागीदारी यानी सबकी बराबर की भागीदारी, चाहे वो महिला पुरुष हो या फिर वो जातिगत भागीदारी हो, बराबर होनी चाहिए। दूसरी, कानून का शासन। सुशासन के लिए एक निष्पक्ष कानूनी ढांचे की जरूरत होती है और कानूनों को निष्पक्ष रूप से लागू करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका और एक निष्पक्ष और ईमानदार पुलिस बल की भी आवश्यकता होती है। तीसरा है पारदर्शिता। पारदर्शिता का अर्थ है कि निर्णय लेने और उन्हें लागू करने में किसी भी तरह के नियमों का उल्लंघन ना हो, यानी हर काम नियमों के अनुसार किया जाए, अपने पद का दुरुपयोग न किया जाए और ईमानदारी का परिचय दिया जाए। चौथा है प्रतिक्रियाशील, यानी सुशासन के तहत सभी संस्थाएं एक समय सीमा के भीतर रहकर सभी साझेदारों को सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करें। पांचवा है सहमति मूलकता, या कहें कि सर्वसम्मति उन्मुख, यानी एक समाज में कई दृष्टिकोण मौजूद होते हैं। सुशासन समाज के अलग अलग हितों के बीच एक मध्य मार्ग की जरूरत को महसूस करते हुए इस बात पर बल देता है कि एक व्यापक सहमति कायम हो सके कि सारे समुदाय के हित में जो है उसे प्राप्त किया जा सके। छठा है समानता और समावेशी। सुशासन के तहत समाज के सभी सदस्यों को ये लगना चाहिए कि वो समाज की मुख्य धारा के बाहर नहीं है, बल्कि वो उसका एक अंग है और उनसे वो समाज बनता है। यानी सभी समूहों की आवश्यकता महसूस करता हुआ एक समाज जिसमें समानता हो और समावेशी वो लग सके। सातवां है प्रभाविता और दक्षता। इसके तहत सुशासन के अंतर्गत संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही दक्षता की अवधारणा की बात करें तो दक्षता के संदर्भ में प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग और पर्यावरण के संरक्षण को शामिल किया जाना चाहिए। आठवां है उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व सुशासन की सबसे अहम और मूल आवश्यकता है। न केवल सरकारी संस्थाएं, बल्कि निजी क्षेत्र और नागरिक समाज संगठन भी जनता के प्रति उत्तरदायी होने चाहिए। तो ये वो 8 विशेषताएं हैं जो सुशासन को परिभाषित करती हैं। मैंने अभी आपको जितनी बातें बताई, अगर आप ध्यान से उन्हें समझें तो उसमें 3-4 बातें मुख्य रूप से उभर कर सामने आती हैं। सबसे पहली है लोकाचार, जिसे अंग्रेजी में इथोस कहते हैं, यानी नागरिकों के प्रति सेवा। दूसरी है नैतिकता, जिसमें ईमानदारी है और पारदर्शिता है। तीसरी है साम्यता यानी इक्विटी, यानी एक समान नागरिकों के साथ व्यवहार किया जाना। और चौथी है कार्यकुशलता, दक्षता, यानी संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करके सेवा प्रदान करना।
तो आप देखेंगे कि किस तरीके से समाज को सेवा प्रदान की जानी चाहिए या की जा सकती है बेहतर ढंग से, यही है सुशासन। अगर आप देखें तो भारत में सुशासन के लिए बहुत से कदम उठाए गए हैं। जैसे अगर आप देखें तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन में शासन की प्रक्रिया में लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा कई वैधानिक निकाय बनाए गए, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वगैरह वगैरह। इसके अलावा अगर आप देखें तो 90 के दशक में ही सिटीजन चार्टर की बात भी उठी। प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा के लिए आयोग गठन किया गया। इसके अलावा कंप्यूटराइज्ड लोक शिकायत उपचार और निगरानी प्रणाली की शुरुआत की गई। अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को अलग अलग किया गया। इसके अलावा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग को 2003 में वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। सिविल सेवा सुधारों के लिए समिति गठित की गई। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया गया। ई प्रशासन यानी ई गवर्नेंस को लागू किया गया और सूचना के डिजिटलीकरण और सेवाओं में सुधार आपूर्ति के लिए तरह तरह की योजनाएं लाई गईं। यानी अगर आप देखें तो गवर्नेंस को नागरिक केंद्रित बनाने के लिए सरकार ने हर संभव प्रयास किए, क्योंकि गवर्नेंस को नागरिक केंद्रित यानी सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाना सुशासन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि सुशासन में बाधाएं क्या क्या हैं। देखिए, सेकंड ARC यानी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने नागरिक केंद्रित प्रशासन सुशासन का हृदय नाम से एक रिपोर्ट में सुशासन की 5 बाधाओं को पहचाना और उनका विश्लेषण किया। सबसे पहली है लोक सेवक की अभिवृत्ति मूलक समस्याएं, जिसे हम कहेंगे एटीट्यूडनल प्रॉब्लम ऑफ द सिविल सर्वेंट्स। इसमें चिंता जाहिर की गई कि लोक सेवाएं और प्रशासन जो है वो बहुत निष्ठुर और इनफ्लेक्सिबल और बहुत ज़्यादा अपने तक सीमित हो गया है। यानी इनका जो रुख है, इनका जो नज़रिया है, वो नागरिकों की ज़रूरत के प्रति उदासीन हो गया है और बहुत असंवेदनशील हो गया है। ये सुशासन में बाधा उत्पन्न करता है। दूसरी बाधा है जवाबदेही का अभाव यानी लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इसके बारे में कहा गया कि दोषी सरकारी सेवकों के विरुद्ध शायद ही कभी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, और ऐसा कभी कभार होता है जब उन्हें दंड दिया जाता हो, और इसका सबसे प्रमुख कारण है जवाबदेही का अभाव। ये शायद इसलिए भी है क्योंकि सरकार के भीतर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम जो है वो प्रभावी ढंग से लागू नहीं है। तीसरी बाधा है लाल फीताशाही यानी रेड टेपिज्म। देखिए, नौकरशाही से हमेशा ये आशा की जाती है कि वो नियमों और प्रक्रियाओं के प्रति निष्ठावान रहें, उनके हिसाब से चलें। फिर भी एक समय ऐसा आता है जब नियम और प्रक्रियाएं शायद पीछे छूट जाती हैं और सरकारी सेवक खुद को नियम और प्रक्रिया मानने लग जाते हैं। चौथी बाधा है लो लेवल ऑफ अवेयरनेस ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन यानी नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता का निम्न स्तर। और पांचवा और अंतिम बाधा है कानूनों और नियमों का प्रभावी ढंग से लागू ना होना यानी इनफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड रूल्स। देखिए, देश में बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे नियम हैं, अधिनियम हैं जो नागरिकों के यानी समाज के विकास के लिए बनाए गए हैं, लेकिन उनका कार्यान्वयन यानी उनका लागू होना इतना असंतोषजनक है कि कभी कभी सरकारी तंत्र के प्रति नागरिकों के विश्वास में कमी आ जाती है। तो ये 5 तरीके की बाधाएं सेकंड ARC में एक रिपोर्ट में कमीशन ने बताई थी। अब बात करते हैं कि सुधारों की ज़रूरत क्या है। देखिए, शासन की गुणवत्ता को मापने का कोई एक कांटा नहीं है, फिर भी सुशासन यानी गुड गवर्नेंस के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं, जैसे कानून की संरचना कितनी ठोस है, कानूनों का कार्यान्वयन कितना उचित और प्रभावी ढंग से लागू है, इसके अलावा संस्थाओं में जो कर्मचारी और अधिकारी काम कर रहे हैं वो कितने ईमानदार हैं और वो कितने दक्ष हैं, साथ ही उत्तरदायित्व के प्रति आपकी नीतियाँ कैसी हैं, आधुनिक प्रौद्योगिकी को कितना अपनाया जा रहा है, सूचना के अधिकार को कैसे लागू किया जा रहा है, सिटीजन चार्टर को लेकर कितनी जागरूकता है, सेवाओं का मूल्यांकन किस तरीके से किया जाता है, और सबसे बड़ी बात कि जब कोई शिकायत होती है तो उसका निवारण यानी वो निवारण तंत्र कैसा है, ये बहुत अहम है। कुल मिलाकर देखें तो एक नैतिक, उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिव और एक पारदर्शी शासन ही
अच्छा शासन कहलाता है। तो ये थी सुशासन के बारे में कुछ बेसिक बातें। और अब आज का सवाल बेहद आसान है। सेकंड एआरसी यानी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की अध्यक्षता यानी किसकी अध्यक्षता में सेकंड एआरसी गठित हुई थी? आपको उस अध्यक्ष का नाम बताना है। आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बेहद आसान है, मुझे पता है आप जवाब दे देंगे। इस तरह के और भी पॉडकास्ट सुनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें ध्येय IAS का ये यूट्यूब चैनल। जल्द हाजिर होंगे एक और नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।